तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ऑफ यूनिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और स्वागत है आपका सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री पर। आज हम जानेंगे भारत के उस विराट व्यक्तित्व पर बनी प्रतिमा के बारे में जिसने एक एक रियासतों को जोड़कर भारत को बिखरने से बचाया था। और आज हम ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पटेल साहब की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की कल्पना आखिर कैसे पॉसिबल हुई और चीनी लोगों ने इसे बनाने में भारत का किस तरह साथ निभाया, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की छोटी मोटी कल्पना की थी। उनका सोचना था कि यदि गुजरात में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आसपास पहाड़ हो तो उसे तराश कर सरदार पटेल की मूर्ति बनवा दूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मगर पटेल साहब की याद में कुछ करने की जिम्मा उन्हें हर पल अपनी ओर खींच रहा था। फिर एक दिन 7 अक्टूबर 2010 को नरेंद्र मोदी जी ने भरे मंच से घोषणा की, सरदार पटेल की मूर्ति बनेगी और इतनी भव्य बनेगी कि दुनिया में रिकॉर्ड कायम करेगी। मतलब साफ था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अब भारत में बनने जा रही थी। और इस तरह मोदी जी ने संकल्प तो ले लिया था मगर साकार होने में कुछ समय बाकी था। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह थी, चूंकि सरदार पटेल को पूरे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह प्रतिमा भी पूरी तरह लोहा से बनाई जानी थी। अब इतनी बड़ी मात्रा में लोहा कलेक्ट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट ने पूरे देश में 5 लाख किसानों से लोहा कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा। इसलिए राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने पूरे भारत में 36 कार्यालय खोले, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मात्र 3 मंथ में इस राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने 5000 मीट्रिक टन लोहा कलेक्ट कर दिया था। अब अगले पड़ाव पर आते हैं। गुजरात सरकार ने अब तक मूर्ति की रूपरेखा का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसकी टोटल हाइट 182 मीटर तय की गई थी, जो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों की सिंबल थी। साल 2013 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने ऑक्शन कराया गया, जिसमें कई कंपनियां आईं। इन कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट की बहुत हाई फाई रेट्स लगाईं, लेकिन L&T कंपनी शायद दिल से ही इस प्रोजेक्ट को अपना चुकी थी। उसने इस प्रोजेक्ट को सबसे कम वैल्यू लगभग 3000 करोड़ की बोली लगाकर ले लिया। दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। L&T ने यह प्रोजेक्ट ले तो लिया था मगर इस तरह की योजना में बरसों लगने वाले थे, क्योंकि ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी बल्कि इसमें कला और वास्तुकला का भी समावेश होना था। L&T के पास लगभग 42 महीने ही थे, जिसमें उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति का ढांचा बनाकर तैयार करना था। अब अगला चैलेंज ये था कि सरदार पटेल की तरह दिखने वाली मूर्ति को आखिर बनाएगा कौन। फिर इस सवाल का जवाब निकल कर आया रामबी सुतार। ये थे भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार। इन्होंने कई महापुरुषों की बहुत विशाल मूर्तियां बनाई थी, जिसमें उन्होंने नाम और नामा दोनों कमाया था। मगर ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का था, इसलिए रामबी सुतार भी इसके लिए एक्साइटेड थे। रामबी सुतार ने इसके लिए सरदार पटेल की पुरानी तस्वीरों को देखा और शुरू में डमी मूर्तियां बनाकर कई लोगों को दिखाईं। लोगों से पूछा गया कि मूर्ति के कपड़े कैसे होंगे, चप्पल कैसी होंगी, शॉल का डिजाइन कैसा होगा, और इस तरह मूर्ति का फाइनल डिजाइन तैयार किया गया। दोस्तों, अब डिजाइन तो तैयार हो चुका था मगर अगली चुनौती दस्तक लिए बैठी थी। दोस्तों, अधिकतर मूर्तियों में ढांचा बनाने में इंजीनियरों को इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका आधार एक समान होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि राम सुतार ने जो डिजाइन तैयार किया था उसमें सरदार पटेल का एक पैर आगे था, जिससे मूर्ति को खड़ा करना मुश्किल काम था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इंजीनियरों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। उन्होंने एक चौड़े आधार की जगह 2 अलग अलग कॉलम बनाना शुरू किए, जो पटेल साहब की मूर्ति के 2 पैर बनने वाले थे। इस तरह ये कॉलम मूर्ति को सहारा देते चले गए। दोस्तों, अब अगली चुनौती ये थी कि मूर्ति को और मजबूत बनाया जाए, जिससे ये हवा और भूकंप से बच सके, क्योंकि जिस जगह से बनाया जा रहा था वह जगह भूकंपीय जोन 3 में आती थी, जहां भूकंप के हल्के फुल्के झटके कभी भी आ सकते थे। भारतीय इंजीनियरों ने इसके लिए सुझाव दिया कि इसको आधार देने के लिए कांसा धातु यूज में लाई जाए, इसके छोटे छोटे सांचे बनाए जाए और उन्हीं सांचों में मजबूत स्टील और कंक्रीट भर दी जाए। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि कांसा धातु तांबा, टेन और जिंक से मिलकर बनती है, जो बहुत टिकाऊ होती है, जो हवा के कटाव को भी झेल सकती थी और मूर्ति में जंग भी नहीं लगने देने वाली थी। मगर कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ा काम करने की हिम्मत जुटाई जाती है तो परेशानियां हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हैं।
यहाँ समस्या ये थी कि कांसे की ढलाई करना एक मुश्किल प्रोसेस थी, क्योंकि कांसे को ढालने के लिए ढलाई खाने में ले जाना पड़ता है, जिसे फाउंड्री कहते हैं। लेकिन इंडिया में कोई भी ढलाई खाना इतना बड़ा नहीं था जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के इन सांचों को बना पाता। सबने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर L&T कंपनी ने यह तय किया कि वे चाइना जाएगी और L&T कंपनी चाइना गई। चाइना में जिंग्याजी टोकिन कंपनी को सांचे ढालने का ये काम सौंपा गया। दोस्तों, जिंग्याजी टोकिन कंपनी कलात्मक ढांचे में एक्सपर्ट थी। चाइना की इस कंपनी ने देखते ही देखते 6,659 सांचे बना दिए और फिर इन सांचों को भारत लाया गया और सांचे के एक एक भाग को मूर्ति में उसी तरीके से जोड़ा गया जिस तरीके से पटेल साहब ने इस देश को जोड़ा था। और इस तरह भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बना लिया। ये प्रतिमा गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है और इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट भी लगाई गई है, जहां दर्शकों को विजिट करने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।